भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। फर्स्ट रिपोर्ट का सिलसिला जारी रखे इससे पहले मुरैना से एक बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। पति पत्नी को गोली मारने का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में एक बड़ा खुलासा इस पूरे मामले को लेकर। पति ब्रजेश शर्मा ने पत्नी को गोली मारी थी, फिर खुद को भी गोली मारी और पिता से प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर एक पूरा विवाद था। ब्रजेश ने गैर समाज की लड़की से प्रेम विवाह किया था और परिजन प्रॉपर्टी में इसी वजह से हिस्सा नहीं दे रहे थे। बागचीनी थाने के हड़वासी गांव की पूरी घटना है। कल शाम ये घटना हुई थी और उसके बाद अब ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर पूरा परिवार परेशान था। पति ने ही सबसे पहले पत्नी को गोली मारी, उसके बाद खुद भी गोली मारी। बेहद ही बड़ा खुलासा पुलिस की तरफ से लगातार जांच की जा रही थी, क्योंकि सनसनी फैली हुई है इस इलाके में। इस घटना के बाद से ही लगातार परिजनों के बीच भी इस बारे में चिंता थी कि आखिर क्या वजह रही। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से ज्यादा जानकारी के लाइव जुड़ेंगे और उनका हम रुख कर लेते हैं। सुशील, क्या है पूरा विवाद, क्या था पूरा मामला, विस्तार से जानकारी। देखिए, मुरैना जिले के बागचीनी थाना के हड़वासी गांव का पूरा वाकया था। कल शाम यहां रहने वाले ब्रजेश और उसकी पत्नी को गोली लगने के चलते घायल हालत में अस्पताल में ले जाया गया था। और जब प्रारंभिक तौर पर परिवार वालों से बातचीत की गई तो ये बात सामने आई थी कि लेन देन को लेकर किसी से रुपया लेना है इनके परिवार का। जब रुपया मांगने के लिए ब्रजेश उनकी पत्नी गए तो सामने वाले शख्स ने वो अपने भाई के साथ मिलकर इनको गोली मार दी थी। लेकिन जब पुलिस ने इस मामले की तफसील से जांच की, बयान लिए, तो ये सामने आया कि ब्रजेश ने ही अपनी पत्नी को गोली मारी थी, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली थी। इसमें मुख्य मूल वजह यही सामने आ रही है कि ब्रजेश ने गैर जाति की लड़की से शादी कर ली थी और इसी बात को लेकर उसके परिवार वाले नाराज थे। और जब ब्रजेश ने अपना प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा, इस तरह की बात जब घर वालों के सामने की, तो उसी बात को लेकर विवाद हुआ था। और इसी नाराजगी के चलते, विवाद के चलते ब्रजेश ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मार ली थी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। दोनों को घायल हालत में, गंभीर हालत में ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल लाया गया था, जहाँ जानकारी यह मिल रही है कि ब्रजेश की जो है मृत्यु हो चुकी है। इस तरह की जानकारी अभी सामने आ रही है। हालांकि अभी पुलिस ने साफ नहीं किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रॉपर्टी विवाद को लेकर पति ने पत्नी को गोली मारी थी, उसके बाद खुद को गोली मारी है। तो पुलिस की जांच में अभी ये तथ्य सामने आया है। पुलिस अब इसमें और आगे जांच करेगी कि आखिरकार घर वालों के बीच किस तरह का ये विवाद हुआ था, क्योंकि अभी प्रारंभिक तौर पर पुलिस इसमें जब मामले की जांच करेगी, एफआईआर में आगे जो धाराएं इन्वॉल्व होगी, तो अब निश्चित तौर पर बयान और जो घटनास्थल के सीन है उनके आधार पर इस मामले में विवेचना पुलिस आगे करेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करेंगे छतरपुर से बड़ी खबर की। पुलिस टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। आदतन अपराधी दीपू जाटव को पकड़ने गई थी पुलिस टीम और उसी दौरान पत्थरों से टीम पर हमला किया गया। घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं, जबकि एक की हालत बेहद गंभीर है। गंभीर हालत में ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर किया जा चुका है। सिविल लाइन थाने में सभी पुलिसकर्मी पदस्थ हैं। सिविल लाइन थाना इलाके के छुई खदान की पूरी घटना। लाइट कॉम्बिंग गश्त के दौरान पुलिस पार्टी पर हमला हुआ। बुद्ध सिंह राजावत सिविल लाइन थाने में है, प्रधान आरक्षक पे पोस्ट पे है। क्या घटना हुई, कितने बजे? ये रात्रि लगभग 1 बजे की घटना है, जिसमें पुलिस टीम दीपू जाटव करके छुई खदान के पास कोई अपराधी रहता है, उसको पकड़ने के लिए गई थी। लगभग 5-6 लोगों की टीम थी। तो उन अपराधियों ने इनके ऊपर हमला बोल दिया और इसमें 3 लोग घायल हैं, जिसमें प्रदीप और बुद्ध सिंह और एक अन्य और आरक्षक गंभीर घायल हैं, जिसमें बुद्ध सिंह गंभीर रूप से घायल हैं और इन्हें ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी नरेंद्र का हम रुख कर लेते हैं। नरेंद्र, इस बात में कोई संशय नहीं है अब कि पुलिस के वजह से कोई भी कह सकते हैं कि कोई भी घटना यहाँ पर नहीं रुक रही और बदमाश जो है बेखौफ है। आपसे ये भी जानकारी चाहेंगे कि घटनास्थल पर क्या कुछ हुआ, कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुंचे थे और कितने लोग अभी गंभीर घायल हैं? देखिए अवंतिका, बिल्कुल जिस तरीके से जो घटना सामने आई है वो शहर का सिविल लाइन थाना इलाके के छुई खदान की यह घटना है, जहां पर रहने वाले आदतन अपराधी दीपू जाटव के घर पर पुलिस
जो नाइट कम्बिंग गश्त के दौरान रात में गई हुई थी और पुलिस टीम जो है उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 5 पुलिसकर्मी थे जो आदतन अपराधी और थाना सिविल लाइन का जो निगरानी शुदा बदमाश है दीपू जाटा उसके घर पर दबिश देने के लिए गई हुई थी और तभी उसी दौरान दीपू जाटा और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और हमले में 3 जो पुलिसकर्मी हैं वो बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिसमें एक जो पुलिसकर्मी हैं उनको गंभीर चोटें सिर में आई हैं और जो हमला जो बताया जा रहा है वो पत्थरों से आदतन अपराधी दीपू जाटा और उसके साथियों ने पुलिस टीम पर किया है, जिसमें बुरी तरह से बुद्ध सिंह नाम के जो पुलिसकर्मी हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के लिए गंभीर हालात में इलाज के लिए रेफर किया गया है, चूंकि सिर में उनके गंभीर चोटें हैं। इसी तरह 2 और पुलिसकर्मियों को इस पूरे घटनाक्रम में चोटें आई हैं, उनका भी प्राथमिक उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आदतन अपराधी द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, पुलिस को खुली चुनौती यहां पर दी गई है और जो अपराधी है आदतन अपराधी दीपू जाटा उसके द्वारा इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दबिश दी जा रही है। आरोपी को पकड़ने के पूरे प्रयास यहां पर अवंतिका जारी हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका नरेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस भी अब लगातार इस मामले की जांच कर रही है, साथ ही साथ अब गिरफ्तारी के प्रयास भी पुलिस की तरफ से तेज हो चुके हैं, क्योंकि पुलिस पार्टी जैसे ही आदतन अपराधी दीपू जाटव को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी, पुलिस टीम पर हमला हुआ, जिनमें से एक पुलिसकर्मी गंभीर घायल है। और अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर पुलिस की गिरफ्त में सरफराज आ चुका है। एनआईए के अलर्ट पर इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान, चीन, हांगकांग में आतंकी ट्रेनिंग का शक है और साथ ही साथ देश में एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में सरफराज घूम रहा था। इस बारे में भी खुलासा एनआईए ने मुंबई पुलिस को ईमेल कर इस बारे में जानकारी दी थी। मेल पर पासपोर्ट, आधार कार्ड और फोटो भेजी गई थी आरोपी की। तो मुंबई पुलिस ने इंदौर पुलिस को जानकारी दी। फिर सरफराज मेमन इंदौर के ग्रीन पार्क कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। जानकारी के बाद इंदौर एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने मुंबई और इंदौर पुलिस को अलर्ट किया था और पासपोर्ट में 15 बार चीन और हांगकांग जाने की एंट्री भी पाई गई है। तो एनआईए को जो इनपुट मिला उसी के आधार पर सरफराज की गिरफ्तारी इंदौर एटीएस की तरफ से जल्द से जल्द पूछताछ में कई बड़े खुलासों की उम्मीद अब जताई जा रही है, क्योंकि कनेक्शन कितना बड़ा था, नेटवर्क कितना बड़ा था, इस बारे में पुलिस की तरफ से संगीन जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है। माता पिता से भी पूछताछ पुलिस की टीम की तरफ से। तो एनआईए के अलर्ट पर गिरफ्तारी की गई, लेकिन कितने बड़े खुलासे का, कितने बड़े नेटवर्क का अब इंतजार किया जा रहा है, इस बारे में भी हम जानकारी लेंगे। सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ेंगे और विस्तार से इस पूरे मुद्दे को लेकर जिस तरह से अरुण हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, इंतजार ये भी था कि मुंबई एटीएस और एनआईए की टीम यहां पर पहुंचे, इसके बाद पूछताछ में कुछ खुलासा हो। क्या बात अभी तक सामने आ पाई है, क्या कुछ अपडेट अभी तक? बिल्कुल, देखिए इस मामले में अभी पूछताछ जारी है और जो इंटेलिजेंस के डीसीपी हैं रजत सकलेचा जी वो मेरे साथ हैं। जी बताइए, कितनी जानकारी अभी तक मिल पाई है इस सरफराज के बारे में? ये जो संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी हमारे इंदौर कंट्रोल रूम के साथ शेयर हुई थी, उसके पश्चात उससे पूछताछ की जा रही है और उसके दस्तावेजों को चेक किया जा रहा है। जहां भी हमें लग रहा है कि कुछ संदिग्धता है तो हम उससे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। संबंधित जो संस्थाएं हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है, हम उनसे लगातार संपर्क में हैं और अभी क्योंकि प्राथमिक तौर पर जांच चल रही है तो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना इस समय संभव नहीं होगा। अच्छा, कहा जा रहा है कि एटीएस मुंबई की टीम भी यहाँ पहुंचने वाली है पूछताछ के लिए। चूंकि ये जानकारी हमें मुंबई से प्राप्त हुई है और एनआईए के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो सभी जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं वो भी अपनी तरफ से इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है। तो सभी संस्थाएं मिलकर इसमें कर रही हैं और मुंबई की टीम भी यहाँ पर उपलब्ध है। अच्छा, क्या इनपुट आपको मिला था एनआईए की तरफ से? ये जो हमें ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुआ था कि एक संदिग्ध व्यक्ति है और उसकी आईडी डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर किए गए थे कि ये हो सकता है आतंकवादी हो या आईएसआई का एजेंट हो और उसको हमें तफ्तीश करवानी थी और हमने उसकी तफ्तीश करते हुए अभी हम लोग उसमें प्रोसेस में हैं और जल्दी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। किस तरह की पूछताछ अभी तक की जा चुकी है, क्या खुलासा अभी तक हुआ है? ये जो व्यक्ति है मुंबई में इसकी बर्थ हुआ है और उसके बाद ये 2005 के लगभग से यहीं इंदौर में है। पूर्व में ये हांगकांग और चाइना में नौकरी रेस्टोरेंट्स में अलग अलग में कर चुका है। लगभग 12-13 साल हांगकांग में रहा है और लॉकडाउन के पश्चात वो यहाँ पर इंदौर आ गया है और यहीं पर अभी बिजनेस करते हैं। अच्छा, आतंकी ट्रेनिंग की बात की जा रही है कि चाइना और पाकिस्तान में और हांगकांग में इसने आतंकी ट्रेनिंग ली है।
अभी जो ऑफिशियल पासपोर्ट से स्टैंपिंग है उससे उसका सिर्फ चाइना और हांगकांग जाना पाया गया है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि में या किसी इस तरह के जो भी दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध हुए हैं अभी तक हम उसकी जांच कर रहे हैं और निष्कर्ष पर शीघ्र पहुंचेंगे। क्या ये कहा जा रहा है कि बड़ी घटना को अंजाम देना और बड़ी वारदात की फिराक में था ये आतंकी? ये सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन है कि ये संदिग्ध व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी हमारे साथ शेयर नहीं की गई है। सिर्फ यह कहा गया है कि संदिग्ध है, इसकी जांच करें। अब पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी? इसमें पूछताछ कर रहे हैं और बाकी सब ऑर्गेनाइजेशन से भी कांटेक्ट में हैं। जहां से ईमेल ओरिजिनेट हुआ है वो भी हम चेक करवा रहे हैं और तभी उसमें समझ पाएंगे कि कौन सा पक्ष सही है, क्या इसमें इसकी संलिप्तता है या नहीं। अच्छा, कई राज्य इसके टारगेट पे थे, ऐसा भी बताया जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास सिर्फ एक सिंगल पॉइंट इन्फॉर्मेशन है कि एक संदिग्ध व्यक्ति है, इसकी जांच करें। तो रजत सकलेचा है, डीसीपी इंटेलिजेंस है, उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि अभी इससे पूछताछ की जा रही है और मुंबई एटीएस की टीम भी यहाँ पहुंच रही है, वो उससे पूछताछ करेगी। हालांकि अभी तक जो इनपुट्स है वो संदिग्ध जो व्यक्ति है वो है ये सरफराज मेमन और किसी तरह की कोई आतंकी घटना की वारदात को लेकर इनके पास कोई इनपुट अभी फिलहाल में नहीं है। अरुण, इंदौर वासियों को क्या अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है? इस बारे में जानकारी चाहेंगे। क्या खतरा पूरी तरह से खत्म हो चुका है या फिर अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकी हमले की साजिश को अंजाम दिया जा सकता है? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें अरुण से, लेकिन लगातार इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। उस बारे में भी हम आपको बता रहे हैं कि सरफराज को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, लेकिन खतरा पूरी तरह से टला नहीं है, ये पुलिस की तरफ से भी कहा गया, क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क सरफराज के पीछे हो सकता है। पाकिस्तान, चीन, हांगकांग जैसे देशों से अगर उसके तार जुड़े हुए हैं तो खतरा अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। और अब भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरफराज की गिरफ्तारी पर गृह मंत्री का भी बयान सामने आ चुका है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है, सरफराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है, संदिग्ध गतिविधियों में पाए जाने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई होगी। एनआईए का जो इनपुट मिला था उससे ये सरफराज को इंदौर की पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अपनी इस तरह से गतिविधि में संलग्न रहेगा तो उसको नहीं छोड़ेगी पुलिस। पुलिस तत्काल गंभीरता से जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसके तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। और दमोह से बड़ी खबर सामने आ रही है। दो पक्षों के बीच विवाद की खबर सामने आई है। पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ, विवाद में गोलियां भी चली। हमले में गोली लगने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच में लगातार जुटी हुई। पथरिया थाना क्षेत्र के हिनौतिया घाट की ये पूरी घटना है। तो दमोह से जानकारी, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ। तमाम जहां ऐसे करके चार लोग हैं। इन लोगों से जब कोई भूमि विवाद हुआ है उसके बाद इन आरोपियों ने इनको गोली से चोट पहुंचाई है और जिससे इनकी मृत्यु हुई है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मौके पर एडिशनल एसपी, एसडीओपी, टीआई और चौकी प्रभारी मौजूद हैं और उम्मीद है कि हम लगभग शाम तक सभी आरोपियों को अभिरक्षा में ले लेंगे। इनका कोई पुराना विवाद भी चला? कोई भूमि विवाद का मैटर है। प्राथमिक तौर पे अभी पूरी जानकारी नहीं आई है कि मूलतः विवाद किस प्रकार से हुआ है। मौके से जैसे जो भी जानकारी आएगी आपको अवगत करा दिया। और अगली खबर दुर्ग से है। रिटायर्ड मेडिकल ऑफिसर ने फांसी लगा ली है। सेंट्रल जेल दुर्ग से रिटायर हुए थे और फांसी पर लटकता हुआ उनका शव पाया गया। दुर्ग के मुकुट नगर की पूरी घटना है। मोहन नगर पुलिस लगातार अब मामले की जांच कर रही है। तो दुर्ग से ये बड़ी जानकारी, फांसी पर लटकता हुआ शव पाया गया है। दुर्ग के मुकुट नगर की ये पूरी घटना। और अब शुरुआत करेंगे फर्स्ट रिपोर्ट के सिलसिले की। अस्पताल जहां पर मरीजों का उपचार होता है, जो जन सुविधा का एक केंद्र माना जाता है, जरा सोचिए उसी अस्पताल पर बाहरी लोगों का कब्जा हो जाए तो व्यवस्थाएं क्या होगी। रायगढ़ के मातृ शिशु अस्पताल की हालत भी कुछ ऐसी ही है। अस्पताल के बेड पर बाहरी लोग फर्राटे ले रहे हैं और मरीजों को बेड नसीब नहीं है। बदहाल व्यवस्था की पूरी जानकारी हमारे संवाददाता हरपाल सिंह खूंटे से जानिए।
देख सकते हैं ये किस तरह से महिलाएं जो हैं वो बैठी हुई हैं, पुरुष जो अटेंडर हैं वो भी बैठे हुए हैं। लेकिन रात के समय क्या स्थिति रही इसको लेकर भी हम बात करेंगे। जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे बात करेंगे, कुछ महिलाएं यहाँ उनसे भी बात करेंगे। मैम, जैसे क्या स्थिति थी रात में, आप क्या देखे और क्या होता है रात की स्थिति? रात में लेडीज जेंट्स हुकना रहीन है, जमीन में सोए रहीन है और वो कना अंदर में भी बाबू पिला मन में सोए रहीन है। भाई तो मैं एक झिला बोले हाँ गए, वो जागत रही से 11-12 बजे के बीच के बात है। हाँ तो वो लड़का है उठे रही तो बोला बोले मैं एक बेड में तो नहीं सोए कहेगा मैडम मन के है तो का बरे मर सो था भाई ऐसे कहें तो वह खाली है तो मैं सो गई। हाँ वो ऐसे कह के तहाने फिर से सो गई से अब हूँ तहाने मोर बेटी के तीर में चल दी है। अच्छा, सुरक्षा को लेकर देख सकते हैं महिला खुद मान रही है कि रात के समय पुरुष जो है सोए हुए थे। मैम, आप कहाँ से आई हैं, कौन भर्ती है यहाँ पर? सड़ंगर से। अच्छा, साथ में है आप, क्या देखे आप रात में, क्या स्थिति थी? रात में साथ में है तो आदमी परेशानी है और जो मरीज है वो ना बिस्तर में सोए है। अच्छा, अस्पताल के कोई सुरक्षा के लिए रहते हैं यहाँ पर? हाँ रहते हैं, रहता है सुरक्षा के लिए। तो अच्छा, मान रही है कि सुरक्षा के लिए तो जवान रहते हैं, सुरक्षा के लिए यहाँ पर व्यवस्था रहती है। माता, कहाँ से आए हैं आप, कहाँ से आए हैं? राधापुर से। रात के समय कैसे करते हैं सोने के लिए यहाँ पर? अभी आए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये अभी आए हैं। और भी यहाँ पर पुरुष में उनसे भी बात करेंगे, उनके भी परिजन यहाँ पर होंगे। सर, आप जी रात के समय पुरुष, अच्छा आप इनसे बात करेंगे। अगर रात के समय बिस्तर में कोई दूसरा पुरुष सोया है जहाँ पर आपके परिजन है, उसको कैसे कहेंगे आप? हम सो गए थे। अच्छा, सो गए, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? गलत है कहीं ना कहीं? क्या मानते हैं, गलत है कि सही है? देखिए, कुछ लोग जो है बात करने से बच रहे हैं और भी उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, ये इनसे बात करेंगे कि अब बताइए गलत है कि सही है? क्या मानते हैं? हाजी आया नहीं लकन। आप बात बताइए, बिस्तर में कोई पुरुष सोया है, आपके परिजन भर्ती हैं, तो वो सही है कि गलत है? गलत है। गलत मानते हैं? हाँ। अस्पताल को ध्यान देना चाहिए इस पर। हाँ। हाँ। देख सकते हैं कुछ लोग हैं जो रात के समय थे, वो लोग बता रहे हैं कि किस तरह से लापरवाही बरती गई। कुछ लोग जो भी आए हैं उन लोगों का कहना है कि यह जो है हादसा जो हुआ है वो पूरी तरह से गलत है। अब इसके ऊपर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, अस्पताल प्रबंधन को जिम्मेदार के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब देखना होगा क्या कुछ नतीजा निकल पाता है। रायगढ़ से न्यूज़ 18 के लिए हरपाल सिंह खूंटे। टंकी ने एक कर साल भर में 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और सीरियल किलर पर 5 सालों के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। धमतरी जिला न्यायालय ने सीरियल किलर को एक साथ 3 बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। क्या था ये पूरा मामला, बता रहे हमारे संवाददाता अभिषेक पांडे। धमतरी में सीरियल किलिंग के मामले में अदालत का फैसला सामने आया है। सीरियल किलिंग के आरोपी को जिला सत्र न्यायाधीश ने लगातार 3 बार आजीवन कारावास और लगातार 3 बार 2000 रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि जितेंद्र ध्रुव काफ़ी खतरनाक अपराधी था। उसने 2016 और 2017 के बीच 11 महीनों के दरमियान लगातार एक के बाद एक 6 हत्याओं को अंजाम दिया। पेशे से मजदूर जितेंद्र ध्रुव अक्सर महिलाओं को अपना निशाना बनाता था। वो हत्या से पहले महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया करता था और उसके बाद उन्हें बेरहमी से मार दिया करता था। इतना ही नहीं, हत्या के बाद घर में रखे कीमती सामानों को चुराकर भाग जाता था। धमतरी के अलग अलग थानों में जितेंद्र ध्रुव के खिलाफ मामले दर्ज थे। पुलिस को उसका सुराग लगाने में लगभग 2 साल का वक्त लगा। इसके लिए पुलिस को करीब 3.5 लाख मोबाइल कॉल डिटेल खंगालने पड़े। तब जाकर 2 साल के वक्त लगाने के बाद पुलिस को सुराग मिला, गिरफ्तारी हुई और फिर मुकदमा शुरू हुआ और लगभग 5 साल चला ये मुकदमा। उसके बाद अब जाकर ये फैसला आया है। इस हत्याकांड के बाद जो पीड़ित थे शायद उन्हें आज राहत मिली होगी और साथ ही साथ आज ये भी साबित हो गया कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के लंबे हाथ उसे एक ना एक दिन दबोच लेते हैं। जितेंद्र ध्रुव का भी यही अंजाम हुआ। अब वह आगे की ज़िंदगी जेल में काटेगा। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। पति पत्नी में विवाद की खबरें तो आम है, लेकिन बिलासपुर में जो हुआ उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जानिए हमारे संवाददाता विनोद कुशवाहा से।
भोजन में मछली की सब्जी कम परोसे जाने को लेकर के पति पत्नी के बीच ऐसा विवाद हुआ कि अब मामला थाने में जा पहुंचा है और पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत पति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दरअसल ये अजीबोगरीब मामला है बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 12 का, जहां पर कि डांडे परिवार रहता है। रविवार की शाम को घर में मछली की सब्जी बनी और सभी को ये सब्जी परोसी गई, लेकिन पति का इस बात पर विवाद शुरू हो गया पत्नी से कि उसे कम सब्जी परोसी गई है और मामला फिर गाली गलौज तक जा पहुंचा, जिसके चलते पत्नी ने उसका विरोध किया। रोजी रोटी करने वाला ये मजदूर परिवार जो है वहाँ पर रहता है। जब ये विरोध काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया तो पति ने गुस्से में आकर पत्नी का सर दीवार में दे मारा, जिससे पत्नी लहूलुहान हो गई और उसी हालत में थाने पर पहुंची और रात में फिर पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। इस मामले में पुलिस ने 3 धाराओं के तहत मामला जो है दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल अभी पति की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इस फर्स्ट रिपोर्ट का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है रायपुर से ये जानकारी, जहां हिंदू राष्ट्र पर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का एक बयान सामने आया है। हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र ही है, घोषणा हो चाहे ना हो, हम 100 करोड़ हैं, देश में बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। हिंदू राष्ट्र का ये मतलब नहीं है कि दूसरा कोई और धर्म यहाँ पर नहीं रह सकता। देश संविधान से ही चल रहा है, संविधान सबको रहने की अनुमति देता है। अभी कौन सा राष्ट्र है? अभी ये कौन सा राष्ट्र है? हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र ही है, घोषणा होए और चाहे ना होए। हम 100 करोड़ हैं, किसका हुआ है देश? भाई बहुमत के आधार पर निर्णय होता है ना आजकल। तो हम लोग तो बहुमत का आधार मानते नहीं शास्त्रों में। शास्त्रों में तो ज्ञान का आधार होता है, लेकिन आप लोगों के यहाँ तो बहुमत के आधार पर ही पूरा देश चल रहा है। तो अगर बहुमत को आपने आधार बनाया है लोकतंत्र में, तो फिर ये बात भी बहुमत पर ही होगी ना। 140 करोड़ में हम 100 करोड़ हैं कि नहीं? हिंदू 100 करोड़ हैं कि नहीं? तो हिंदू राष्ट्र तो है ही है, घोषणा करो और चाहे न करो। हिंदू राष्ट्र अगर है तो मुसलमान और बाकी जो धर्म के लोग हैं उसको किस तरह से देखते हैं? हिंदू राष्ट्र का ये मतलब ये नहीं है कि दूसरा कोई रह नहीं सकता है यहाँ। तो आपने सुना किस तरह से स्वामी सदानंद सरस्वती की तरफ से ये बयान सामने आया। हिंदू राष्ट्र को लेकर लगातार बयान सामने आ रहे हैं धर्मगुरुओं की तरफ से, और इसी सिलसिले में उन्होंने कहा है कि भारत हिंदू देश ही है, हम यहाँ 100 करोड़ हैं और देश में बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। लेकिन हिंदू राष्ट्र इसका मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। उसी वजह से संविधान सबको रहने की अनुमति भी प्रदान करता है। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर शंकराचार्य सदानंद सरस्वती का ये बड़ा बयान, जिसको लेकर भी अब देखिए हलचल शुरू होने वाली है, क्योंकि जब जब धर्मगुरुओं की तरफ से इस तरह की बात सामने आती है, इसकी प्रतिक्रिया राजनीति पर भी सीधे तौर पर पड़ती है। तो हम 100 करोड़ लोग हैं, देश में बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। इसी वजह से भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये माना है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि कोई और धर्म का व्यक्ति यहाँ पर नहीं रह सकता है, क्योंकि देश संविधान से चलता है। इस वजह से सभी को रहने का हक भी है। सहयोगी ममता हमारे साथ ज्यादा चर्चा के लिए फोन पर जुड़ रही हैं। ममता, एक बार फिर से धर्मगुरु की तरफ से इस तरह का हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान, क्या कुछ पाएंगे इसके? इस पीठाधीश में जगत गुरु शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा कि ये जो देश है यहाँ पर हिंदू राष्ट्र ही है और इसको घोषणा की जरूरत नहीं है, और 100 करोड़ लोग हैं जिसमें बहुमत के आधार पर निर्णय होता है। आजकल हम लोग बहुमत का आधार मानते नहीं, शास्त्रों में ज्ञान का आधार होता है। और उन्होंने ये भी कहा हालांकि कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता कि जो बाकी इतर जो समाज के लोग हैं उनके कोई स्थान नहीं है, उन सभी का स्थान है और सबको मिलाकर ही जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है, क्योंकि अलग अलग बयान जो आ रहे हैं, बागेश्वर धाम का अलग आया और भी लोगों के जो आए, लेकिन इस जो अगर हम बात करें तो अभी मुक्तेश्वर नंद ने भी संविधान की बात कही थी। अभी अगर बात करें तो सदानंद जो है उन्होंने भी संविधान की बात की। उन्होंने कहा कि देश जो है वो संविधान से चलता है और देश के निर्माण में, देश की संस्कृति के निर्माण में, संस्कारों के निर्माण में जो है वो जो लोग भी सहयोग करते हैं उसमें राम राज्य होता है, जो है वो इस तरह से करता है और संविधान के हिसाब से ही जो है चल रहा है और आगे भी इसको चलते रहना चाहिए। जी चलिए देखना होगा इसकी क्या कुछ प्रतिक्रिया अब सामने आती है। शुक्रिया आपका ममता फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।